भारतीय बाजारों में एक और सत्र जहां पर एक सीमित दायरे में कारोबार लेकिन बढ़त पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। अब 32 अंकों की बढ़त देखी जा रही है निफ्टी में 19338 के आसपास इस समय का ट्रेड ताजा वाला। वहीं अगर आप ध्यान दें निफ्टी बैंक की चाल क्या है तो निफ्टी बैंक आपको दिखेगा सिर्फ 58 पॉइंट ऊपर 44553 के करीब। तो डे हाई से आप कह सकते हैं हम करीब 100 पॉइंट नीचे आए हैं निफ्टी बैंक में। मिड कैप्स की पोजीशन ज्यादा बेहतर है, 150 अंकों का इजाफा, इसीलिए आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ी सी मजबूत ही दिखाई दे रही है। सेक्टोरली अगर मैं एक पॉकेट आइडेंटिफाई करूं जहां पर तेजी बनी है उसमें ऑटो कंपनियां हैं। हीरो मोटो, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं आज कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए। इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से ले आएंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है, कहां से स्ट्रेंथ है और वो कौन से स्टॉक्स है जो दरअसल ड्रैग कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स, तेजी और मंदी वाले वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज एचडीएफसी बैंक का योगदान अच्छा है, इनफैक्ट आधा % ऊपर है ये काउंटर। आईसीआईसीआई की तरफ से भी योगदान आता हुआ इन्फी और एलएनटी तेजी की तरफ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में बिकवाली का सिलसिला हावी, आज फिर थोड़ा सा फ्लैट है। भारतीय एयरटेल में हम देख रहे हैं थोड़ी सी सुस्ती और यही सिचुएशन एक्सिस और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में भी बनती दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए मार्केट का हाल। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति बनी और किस तरह के रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं कल दोपहर 3:30 बजे तक, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रहे मैदान में है अमित सेठ जो 0.32% के रिटर्न्स कमा पाए हैं, अमोल अठवले ने 0.42% के रिटर्न्स बनाए, हरीश जुजारे आई बेग योर पार्डन 1.5% तक के रिटर्न्स। और हरीश का ये पहला हफ्ता है खिलाड़ी नंबर 1 का। तो पहले मार्केट का एक पर्सपेक्टिव, वही रेंज बाउंड सिचुएशन। अमोल, कोई खास स्तर जिस पर आज नजरें होनी चाहिए? अक्षरा जी नमस्ते। आई थिंक यस, जैसे कि आपने कहा कि मिड कैप में एक्टिविटी है और एक मार्केट टेक्सचर रेंज बाउंड है, बट रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्टिविटी है जहाँ पे डीएलएफ वगैरह जो काउंटर्स है वहाँ पे अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया है और सस्टेन भी रहा है। सो मार्केट आई थिंक ब्रॉडली पॉजिटिव ही रहेगा और सिलेक्टिवली मिड कैप स्टॉक्स पे ही फोकस रहेगा आज के दिन में। ओके, मिड कैप्स पर ध्यान रहेगा। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स में कुछ ट्रेड मिलेगा दोपहर तक? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। हर्षिता, निफ्टी के जैसे हमने कल बात की थी कि 19,375 380 किसका जोन है जहां पे ये बार बार रेजिस्टेंस खा रही है। अगर क्रॉस है तो शायद हम अपवर्ड ट्रैक्शन जरूर देख सकते हैं। पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ा सा बायस, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस के लिए पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है क्योंकि वो 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट अप्रोच ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए। मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है तो ज्यादा फोकस उधर ही रहेगा। ओके, मिड कैप्स पर ही ध्यान अमित का भी रहेगा। हरीश, आपकी क्या तैयारी है आज के ट्रेड के लिए? ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। फिलहाल ये कंटिन्यू हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर इमीडिएट बेस में आज के लिए देखा जाए तो 19,400 के अराउंड थोड़ा बहुत एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर वो ये बाई चांस से निकाल लेता है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और बाउंस कर सकता है 19,470 लेवल्स तक। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही रहेगा आज ओवरऑल मार्केट में। वेराज बैंक निफ्टी अभी भी मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्योंकि ये जो आज का क्लोजिंग, कल का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट्स बने रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए, आज का लो। उसके ऊपर जब तक टिका है कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी तरफ से। चलिए फटाफट से अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हरीश का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इन्होंने जो दरअसल सौदे कल से आज में कैरी किए हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक तो फेडरल बैंक होल्ड कर रहे हैं, दूसरा कमेंस होल्ड कर रहे हैं। मिंडा कॉप में इनकी पोजीशन थी, मेरे ख्याल में वो बुक कर ली है, ये आज सुबह में बुक हुई 323 के लेवल्स पर। हरीश, नया ट्रेड आज का? हाँ, मुझे लग रहा है कि आज केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम अच्छा खासा है, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स पे नवीन फ्लोरो बाय करना चाहिए। जो करंट लेवल चल रहे हैं 4620, तो टारगेट्स होंगे 4840 का और स्टॉप लॉस रहेगा 4480 का। 4480 का स्टॉप लॉस। तेजी का ट्रेड नवीन फ्लोरिन में आप कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए। 4840 का टारगेट रहेगा और 4480 का स्टॉप लॉस। ये फिलहाल आपके लिए तेजी का कॉल हरीश की तरफ से आया। चलिए अब अमित का पोर्टफोलियो देख लें।
तो अमित भी दो ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं, एक तो आरबीएल बैंक और दूसरा है मारुति। आरबीएल में मोमेंटम आज थोड़ा बहुत देखने को मिला है, इनका टारगेट वैसे 245 का था। अच्छा, केपीआर मिल में आज सुबह में 717 के आसपास इन्होंने एग्जिट कर लिया। अमित, आप क्या जोड़ेंगे? जी हर्षदा मैम, आज का मेरा ट्रेड रहेगा आरवीएनएल। आरवीएनएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक पिछले 2-3 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है एक वेरी टाइट रेंज में, और आज हम थोड़ा सा इसमें एक अपटुक देख रहे हैं। बोलिंजर बैंड्स पे भी एक एक्सपेंशन नजर आ रहा है। 132 के लगभग इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 144 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 127 का। ओके, तो 127 का स्टॉप लॉस, 144 का आपका टारगेट। आरवीएनएल में बाई साइड का ट्रेड आपने दिया है, तो ये एक नया सौदा आता हुआ। चलिए अब अमोल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अमोल के पोर्टफोलियो में औरोबिंदो फार्मा ये कैरी किया, पीएनबी हाउसिंग भी कैरी किया, नजारा टेक में 721 के आसपास इन्होंने एग्जिट कर लिया है। आपका नया ट्रेड? हर्षदा जी, मुझे एक GIC-RE अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स। 219 का अभी का चल रहा है। टारगेट मुझे लग रहा है 235 तक जा सकता है पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा मेरे ख्याल से 213 का। एक ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है स्टॉक में और कंसोलिडेट हो रहा है, बट मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। GIC-RE में 1% तक के गेन्स, और मुझे याद है GIC-RE पिछले हफ्ते भी आप हमारे जानकारों ने इसी मंच पर मेंशन किया था कि तेजी की पोजीशनिंग होनी चाहिए। टारगेट स्टॉप लॉस प्लीज लेकर आइएगा, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। 1% तक के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 220 के आसपास तक का ट्रेड है। प्लीज आप दोहराएंगे अमोल? आई डोंट थिंक हमारी टीम नोट कर पाई है टारगेट स्टॉप लॉस। जी जरूर। CMPA 219, टारगेट 235, स्टॉप लॉस 213। 213 का स्टॉप लॉस, 235 का टारगेट। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड इस समय अमोल ने दिया है GIC-RE में। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर क्लियरली मोमेंटम देखा जा रहा है और उन्हीं ट्रेड्स पर फोकस अमोल का बना। हरीश ने इनफैक्ट नवीन फ्लोरीन दिया। हरीश, आपकी क्या नजर दीपक नाइट्राइट पर भी गई थी? क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम प्राइस एक्शन है। आई एम गेसिंग कुछ देर में ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिलेगा। फिलहाल OI सिर्फ 0.5% ही जुड़ा है। यस, अगर दीपक नाइट्राइट पे देखें तो अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। आज ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर है। मुझे लग रहा है कि इसमें स्टॉक में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से लेकर बाउंस कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस में एक हर्डल है 21-25 का। अगर ये निकाल लेता है तो ऑलमोस्ट उसी के अराउंड चल रहा है प्राइजेस। अगर ये निकाल लेता है तो मुझे लग रहा है कि 2200 तक ऊपर की और चांसेस दे सकते हैं। ओके, तो ये भी एक मोमेंटम वाला ट्रेड जिस पर नजरें होनी चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक रिकैप लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट से बात करने की। आपको याद होगा पिछले हफ्ते इन्होंने डिटेल दिया था कि कर्नाटक सरकार के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है सेमीकंडक्टर और PCB टेक्नोलॉजी के स्टॉक पर नजर डालते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक बहुत तगड़ी तेजी स्टॉक ने दरअसल कमाई थी जब कंपनी ने अपडेट दिया कि कर्नाटक सरकार के साथ 3,750 करोड़ का इन्होंने करार किया है। अब इस करार के तहत कंपनी सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग प्लांट लगाने वाली है, साथ ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की भी एक यूनिट लगाएगी। अब इसी पर और डिटेल समझते हैं। कंपनी के CFO जयराम संपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर संपत, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस, स्पेशली ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर दुनिया भर में ज्यादातर कंपनियां कहती है कि सेमीकंडक्टर की अभी भी किल्लत है, आप लोग कर्नाटक सरकार के साथ एक प्लांट लगाने वाले हैं। ये कब तक काम शुरू हो सकता है? आई एम श्योर अभी आप लोगों ने करार साइन किया है, लेकिन कब तक वो एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू होगा? हाँ, नमस्कार हर्षदा जी, नमस्कार ऑल द व्यूवर्स। ये हमारा जो ये प्लान है, ये शायद इंडिया में बहुत लोगों ने किया नहीं अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट सुने हैं। तो इसके लिए काफी काम करना पड़ता है, बहुत स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट्स के। पहले तो एक है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाए जिसमें पूरा वायबिलिटी वगैरह चेक होता है। अभी गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए हमने अप्लाई कर रखा है और उनके साथ डिस्कशन हो रहा है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो इन प्रिंसिपल स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। यहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने भी उसको अपनी सहमति दे दी है और उन्होंने ऑलरेडी यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सबको बता दिया, हिदायत दे दी कि किस तरह से हमें हेल्प किया जाए, क्योंकि हमारी जो कंपनी होगी पहली कंपनी होगी यहाँ पे जिसने इस OSAT एरिया में इसको लगाने के लिए गवर्नमेंट से बातचीत की है। सो इसको अभी
फाइनलाइज करने में, जैसे कि इससे काफी डिटेल्स होते हैं, काफी जैसे कि टेक्नोलॉजी पार्टनर हुआ और कुछ कुछ अलग अलग पार्टनरशिप भी हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है ओसैट में बहुत ज्यादा इकोसिस्टम नहीं है, बहुत सारी कंपनी बहुत सारी चीजें नहीं करती हैं, इसीलिए हमको वो सब ख्याल में रख के एक सक्सेसफुल प्लान बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो 1 या 2 महीने में वो पूरा प्लान तैयार हो जाएगा। हमारा जो इंटेंशन है वो फॉर्म्ड अप है, हमारे बोर्ड से हमको सहमति मिल चुकी है और हमने एक केस सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी में हमने एस्टेब्लिश की है और उसके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट होगा और गवर्नमेंट का काफी हेल्प हो रहा है इसमें। एक तो है सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दूसरी स्टेट लेवल की सब्सिडी भी है और स्टेट की तरफ से इसके लिए लैंड वगैरह के लिए वो थोड़ी सहूलियत दे रहे हैं। तो इससे मे बी आपको ये लेके चलना पड़ेगा 6 महीने से 1 साल तक हमारा जो है ऑन ग्राउंड वर्क चालू हो जाएगा और उसके बाद काफी फास्ट प्रोग्रेस होगा। एवरी क्वार्टर हम लोग 1 या 2 लाइन लगाएंगे जी। फर्स्ट फेज में हम लोग जो है 1500 करोड़ का टोटल एसेट वैल्यू होगा सेमीकंडक्टर के लिए और करीब 350 करोड़ होगा हमारे पीसीबी फैब्रिकेशन के लिए और फेज 2 में अगेन 1500 करोड़ और मेरे ख्याल से 400 करोड़ पीसीबी का होगा। सो कुल मिला के 3750 करोड़ का ये प्लान है और उसके लिए काफी मशक्कत चल रही है। हम लोग काफी फॉरेन कंट्रीज में विजिट करके आए हैं, इस तरह की कंपनियां कैसे काम करती है जी। पहली बार हो रहा है तो इसके लिए हमारे लिए रिसोर्सेज को गार्नर करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी गार्नर करना पड़ता है, कस्टमर्स आने चाहिए। बट अच्छा काम चल रहा है और हमने जितना भी अभी मेहनत की है पिछले 6 महीने में, इससे हमको काफी इंकरेजमेंट मिल रहा है। तो 6 महीने से 1 साल में यहाँ पर काम शुरू होता हुआ दिखाई देगा। आई गेट दैट पॉइंट। अच्छा, अब ये कितना फिर आपके कोर बिजनेस को भी आगे चलकर ड्राइव करेगा, क्योंकि आपने भी पिछली बारी जब मेंशन किया था रफली ऑर्डर बुक आपकी एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर 3000 करोड़ की थी। इस तरह का बिजनेस जहां पर आप पीसीबीज और सेमीकंडक्टर में भी स्केल कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर एंड ऑफ FY25 क्या रेंज रहेगी ऑर्डर्स की और रफली रेवेन्यू जनरेट करने की? अच्छा, तो इसको देखने के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं वो काफी श्रिंक हो रहे हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बढ़ रहा है और ओवर नेक्स्ट 10 साल या 10 से 15 साल में काफी कंपोनेंट्स वगैरह कम होंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक असेंबली को आप लीजिएगा तो उसका इंप्रूवमेंट होगा, ये श्रिंक करके उसको एक छोटी सी चिप में लगाया जाएगा। तो ये जो है 15 साल के बाद आने वाली बात है, लेकिन हम उसको अभी इसलिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कि 15 साल तक हम लोग इसका एक्सपर्टीज गेन कर लेंगे और उसके बाद जब ये शिफ्ट होगा तो हमारे कोर बिजनेस में उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कोर बिजनेस भी काफी बड़ा है, उसमें भी काफी ग्रोथ की आशा है। सो रही बात सेल्स नंबर्स की, अगले 6 महीने से 10 से 12 महीने तक इस जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है उसमें हम लोग सिर्फ ट्रायल ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे। जैसे कि 4 या 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट पहली बार बना के उसको एक पायलटिंग होता है, उसको फिर वो लोग रिलायबिलिटी वगैरह टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं और सेटअप करते हैं। तो 6 महीने से 1 साल तक बहुत ज्यादा हमारे सेल्स में इसकी वजह से इजाफा नहीं होगा, बट उसके बाद काफी जैसे कि पूरा हमने फेज 1 यदि पूरा तैयार हो गया, उसका पूरा हम लोग यदि उसमें पूरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना चालू करें तो 2500 से 4500 तक करोड़ तक का बिजनेस पॉसिबल है फेज 1 के इन्वेस्टमेंट के साथ, बट वो अगले 4-5 सालों में उसको हम लोग कार्यान्वित करें। अच्छा, अब मैं आपके कोर बिजनेस पर एक अंदाजा लेना चाहती हूँ, क्योंकि Q1 के नंबर्स में एक चीज नोटिस की थी कि आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ा था। अब ये बाय डिफॉल्ट हुआ है या फिर कॉन्शियसली आप कर रहे हैं? और ऑटोमोटिव जो रफली ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, उससे आप क्या थोड़ा इंडस्ट्रियल की तरफ बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? ऐसा कोई प्लान है या फिर इट्स जस्ट हैपेंड ऑर्गेनिकली? जी, सो एक्चुअली जो कस्टमर के ऑर्डर आते हैं और एग्जीक्यूट होता है वो हमारे हाथ में उतना नहीं होता है जितना कस्टमर के हाथ में होता है। जी हाँ। इन सेड दैट हम लोग एक कॉन्शियस एफर्ट ये रहता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस लाएं, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में जैसे कि ऑटोमोटिव हुआ, इंडस्ट्रियल एंड ईवी हुआ और रेलवे हुआ, ये हमारे 3 प्राइमरी सेगमेंट्स है जिसके करीब सब मिला के 75% यदि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो हमको वो अच्छा बैलेंस मिलता है। और बाकी 3 सेगमेंट के 8 और 7% जैसे कि मेडिकल हुआ, एरोस्पेस, आउटस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ और IT एंड IoT हुआ, तो उसमें हमारा जो
प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोफाइल है, हमारी कंपनी का कैपेसिटी है, हमारे स्किल सेट्स हैं, वो सब में अच्छा मेल खाता है इस तरह का बैलेंस। सो पहले क्वार्टर में जो होता है, क्वार्टरली फ्लक्चुएशन जो होते हैं उसका बहुत ज्यादा हमारे एफर्ट से लेना देना नहीं होता है। इसका वो एक यू कैन से इट्स इंडस्ट्री काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर स्पेसिफिक एफर्ट। ओके। लेकिन हमारे जो बिजनेस में आप देखा जाए इन द फ्यूचर, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रेलवे सिग्नलिंग और आपके जो है एरोस्पेस डिफेंस, आईटी, आईओटी, ये 4 सेगमेंट काफी वो दिखा रहे हैं, मतलब बॉयंसी दिखा रहे हैं। इसमें काफी आरएफक्यूज आ रहे हैं और हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने काफी हमको फोरकास्ट वगैरह दे रखा है, और जैसे ऑर्डर आएंगे तो आपको अगले बार बता देंगे हम। तो उसी की वजह से एक्चुअली आप जो देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक में हमारा जो मंथली ऑर्डर इनटेक है वो 215 करोड़ तक जा चुका है। पहले 150 से 175 करोड़ पर महीने का हुआ करता था, अभी 215 पिछले क्वार्टर में हुआ है, इस क्वार्टर में और ज्यादा होगा। और ये जो आप देख रहे हैं बॉयंसी, डेफिनेटली हमने जो गाइडेंस किया था 1700 to 1800 करोड़, वो तो बरकरार रहेगा जी। और लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है इसको और अच्छा करने की। तो वो ये इस पे डिपेंड करता है कि हम सितंबर वाले क्वार्टर और दिसंबर वाले क्वार्टर में कितना अच्छा कर दिखाएं। लेकिन आपको ट्रैक्शन दिख रहा है, डिमांड दिख रही है ऑन ग्राउंड, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, ऑटोमोटिव या फिर रेलवेज? सब जगह बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है एक्चुअली। ओके। एंड पहले मैंने कहा था और अभी भी कहता हूँ कि अगले 5 से 10 साल तक आपका जो सेल्स का प्रोफाइल है, बिजनेस का प्रोफाइल है, और हमारी जैसी कंपनी का, बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म ऑर्डर बेस्ड प्रॉफिट का प्रोफाइल है, वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला फ्रॉम व्हाट वी ऑलरेडी हैव ऑन हैंड। ओके। जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स जब ये काम शुरू होगा और ऑर्डर्स आपके हाथ लगेंगे तब भी हम आपसे संपर्क में रहेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। एक बड़ी पहल आप लोग अंडरटेक कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर यूनिट लगाया जाएगा कंपनी की तरफ से, और ऑफ कोर्स पीसीबी बिजनेस में भी एक और यूनिट कंपनी लेकर आएगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस पर और डिटेल आ रहा था। स्टॉक एक बार रख लेते हैं। स्टॉक में पिछले हफ्ते बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, आज थोड़ा सा शांत है, लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा और ये सेटअप बढ़ता दिखाई देगा, आई एम श्योर स्टॉक में भी एक्शन नजर आएगा। चलिए वापस लौटते खिलाड़ी नंबर 1 पर। हमारे जानकारों ने जो सौदे देने थे वो दे दिए हैं, एक एक ट्रेड इन्होंने ऐड किया है और 2-2 स्टॉक कैरी किए हैं कल से आज में। तो वो स्टॉक्स कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अमित ने मारुति 9900 के लिए कैरी किया है, आरबीएल 245 के लिए कैरी किया। नया ट्रेड जो इन्होंने दिया है वो है आरवीएनएल का 144 का टारगेट, 127 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज मारुति थोड़ा सा फ्लैटिश है, आरबीएल 0.06% जोड़ रहा है, आरवीएनएल इनके कहने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, अमोल का पोर्टफोलियो। औरो फार्मा कैरी किया जहां पर टारगेट 885 का है, और पीएनबी हाउसिंग भी कैरी किया 695 के टारगेट के लिए। नया ट्रेड आया है जीआईसी आरई 235 टारगेट और 213 का स्टॉप लॉस है। यहां पर भी रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज जो जोड़ा स्टॉक जीआईसी आरई 0.5% जोड़ रहा है, लेकिन पीएनबी और औरो फार्मा थोड़ा सा ड्रैग साबित कर रहे हैं। अब हरीश का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी किए, कमिंस 1820 टारगेट, फेडरल बैंक 160 टारगेट और नवीन फ्लोरिन आज नया जोड़ा 4840 का टारगेट है और 4480 स्टॉप लॉस है। तो आज का रिटर्न बन रहा है फेडरल बैंक की तरफ से 2.5% के गेन्स और नवीन फ्लोरिन 0.09% जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने लेकर आते हैं। रिटर्न्स बढ़ गए हैं हरीश के 3.37% के रिटर्न्स इनके, अमित -0.5% के रिटर्न्स पर, अमोल -1% के रिटर्न्स पर। यह आपके लिए ताज़ा तस्वीर, लेकिन जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से अपने पोर्टफोलियो में, उसका एक अपडेट हम 1 बजे लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र के दौरान, और जब भी चेंज होगा तो ताज़ा तौर पर हमारे